इंडिया न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुहर्रम में जुलूस निकालने पर लगी रोक, मुफस्सिल थाने में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। पदाधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, लिए गए आवश्यक निर्णय। वनांचल कॉलेज परिसर में कुशवाहा युवा समाज की बैठक संपन्न। संगठन विस्तार की बनी रणनीति, 1 महीने तक अभियान चलाने का लिया गया फैसला। एक्सीलेटर्स ग्रुप करेगा गिरिडीह को आत्मनिर्भर। हैकथॉन प्रतियोगिता के साथ की थी धमाकेदार एंट्री। आपका अपना टेक बस्ता टैगलाइन के साथ क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार हो चुका है युवाओं का समूह। और गणेश उत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न पूजन स्थानों पर आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान। सामान्य ढंग से हुई पूजा अर्चना, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम को लेकर मुफस्सिल थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क पर बह रहे गंदे पानी को लेकर भी काफी चर्चा हुई। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मुहर्रम को लेकर कोई जुलूस नहीं निकाली जाएगी और न ही किसी प्रकार की कोई भीड़ लगाई जाएगी। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए गिरिडीह के मुफस्सिल थाना प्रांगण में रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। यह बैठक गिरिडीह के अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुफस्सिल के थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सभी गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। इस बैठक में सड़क पर बह रहे गंदे पानी को लेकर काफी चर्चा हुई। इस दौरान लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के सड़क और नाली से निकलने वाले गंदे पानी जो सड़क पर बहते हैं, इस समस्या को लेकर अधिकारियों के बीच रखा। इस दौरान इस लॉकडाउन के कारण लोगों ने अधिकारियों को यह स्पष्ट किया कि इस बार मुहर्रम का जुलूस कहीं से भी नहीं निकाला जाएगा और न ही गांव ग्राम में किसी प्रकार की भीड़ लगाई जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए लोग मुहर्रम मनाएंगे। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात समस्या की, तो आप लोगों की समस्या जिला प्रशासन तक पहुँचा दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ बैठक में मुख्य रूप से मोहम्मद फरीद, सुरेंद्र दास, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद शमशेर अली हुसैन, मोहम्मद असदुल्ला, मोहम्मद गांधी, छोटू मास्टर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद खुर्शीद के अलावे अन्य कई लोग उपस्थित थे। यही फाइल लेकर कर लिया, लेकिन अभी लिखे नहीं है। बोल रहे हैं कि हम लोग जो मुफस्सिल से आ जाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के मुताबिक की जाए कि ये कोरोना वायरस को लॉकडाउन को देखते हुए इस अपने वहाँ से 5 लोग जाए और मिट्टी जाके लावे और ला के फिर अपना इमामबाड़ा में रहे। तो 10 बजे खबर करेगा, उसका नाम बता। बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र स्थित भदवा पहाड़ी में लगा भूमिगत आग अब अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब यहां से आग के शोले फूटने लगे हैं और कभी भी यह पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है। लोगों का कहना है कि आग पर रोक लगाने की दिशा में सीसीएल प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है, जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। बनियाडीह कोलवरी स्थित भदवा पहाड़ी में लगी भूमिगत आग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आग के शोले जमीन से फूटने लगे हैं। चाणक्य के पास स्थित अवैध खनतों से धधकती हुई आग निकल रही है। एक दिन पहले तक अवैध खदान से धुआं निकल रहा था, लेकिन बारिश के बाद चाणक्य के मुहाने से भी धुएं का रिसाव तेज हो गया था। इसके बाद रविवार को यहाँ से आग के शोले निकलते दिखे। जिस इलाके से धुएं का रिसाव हो रहा था, वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक घनी आबादी बसी है। इस भूमिगत आग के धधक उठने से लोग सकते में आ गए हैं। आग की लपटें इलाके में फैल जाने के कारण कभी भी
कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है और पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है। आग लगने के बाद एक बड़े भूभाग के जमींदोज हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। असल में सीसीएल बनियाडी कोलफील्ड इलाके के भदुआ पहाड़ी के पुराने खदानों में 1 दशक पूर्व आग लगी हुई है। तब इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन यह आग धीरे धीरे फैलती हुई अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। अब यह आग क्षेत्र के जुबली पीठ तक पहुंच चुकी है। जिस पीठ तक आग पहुंच चुकी है वहां से क्षेत्र के कई गांव में पानी की आपूर्ति भी की जाती है। आग के फैलने के कारण पेयजल आपूर्ति केंद्र जुबली पीठ एवं आसपास के इलाकों से लगातार धुआं और आग निकल रहा है। चाणक में भी धुआं भरा हुआ है, जिसके बाद सीसीएल प्रबंधन ने पेयजल आपूर्ति को रोक दिया है। बताया गया कि आग के कारण लाखों रुपए का कोयला बर्बाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि आग पर रोक लगाने की दिशा में सीसीएल प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है। स्थिति पर जल्द काबू नहीं किया गया तो खतरा बढ़ता ही जाएगा। बताया गया कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कोयला माफियाओं के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एक खंते में आग लगाकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यह आग पूरी तरह से इलाके में फैल रही है। हालांकि अभी भी सीसीएल के कई इलाकों में अवैध खंतों का संचालन कर अवैध रूप से कोयला माफिया चांदी काट रहे हैं। दो खंता ठेकेदारों में अभी खंता को लेकर लड़ाई चल रहा था, तो किसी ने बोरा में केरासन तेल डालकर जलाया और खंता में डाल दिया। उसी से आग ये पूरे महुआ पथारी और भदुआ पहाड़ी में फैल गया है। और आग लगने के बाद यहाँ का जो जुबली पीठ चाणक था, चाणक का पानी भी गैस से खराब हो रहा था, तो चाणक को उठाकर जोगीटाण में कर दिया, राजनगर बस्ती में कर दिया गया। आग बस इसी कारण लगा है। बरसों पहले सीसीएल प्रबंधन कार्रवाई किया था, खंतों को डोजरिंग करवाया गया था। यहाँ पे खंता में ट्रेंच बनाकर साफ सफाई हुआ था, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया गया। आग बढ़ता गया और आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत है। बगल में बस्ती है, बनियाडी मुख्य बस्ती है, मेन टाउन बनियाडी का मुख्य हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तरफ भी जीएम ऑफिस है, पीओ ऑफिस है, और उधर भी आग फैल रहा है। आग फैलने से दहशत है और खतरा है कि जो भी बहुत दूसरे पर लगता है, धुआं बहुत खराब मारता है। इसलिए कि इधर घर उर नहीं है, इसलिए इतना नहीं प्रभाव पड़ता है। घर उर रहता तो पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इस इलाके में भी तो लोग रहते होंगे। मतलब इधर ये पहाड़ी से ऊपर है आदमी सब, इधर नहीं है। बहरहाल यह आग आने वाले वक्त के लिए इस इलाके के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में इससे निपटने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी होगी। बिरनी के चिरवाडी बलगों में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया। बताया गया कि रसूल मियां के घर के पास हमलावर पक्ष के लोगों ने गोबर का ढेर रखना शुरू कर दिया था। गोबर रखने से मना करने पर मारपीट की गई है। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी के चिरवाडी बलगों में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की है, जिसमें रसूल मियां, बशीरन खातून, रवीना खातून और मोहम्मद अलाउद्दीन घायल हो गए। घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट करने का आरोप गांव के जमरुद्दीन अंसारी, इस्माइल अंसारी, असगर अंसारी, अख्तर अंसारी, नूर मोहम्मद, खालिदा रजा, मिराज व अन्य लोगों पर लगा है। बताया गया कि इन लोगों ने मिलकर रसूल मियां व उसके परिवार वालों पर हमला कर घायल कर दिया है। बताया गया कि रसूल मियां के घर के पास हमलावर पक्ष ने गोबर का ढेर रखना शुरू कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बताया गया कि गोबर रखने से मना करने पर मारपीट की गई है। रसूल मियां के परिवार वालों ने इसकी शिकायत लोकल थाना से की थी। थाना से पुलिस आकर दोनों पक्षों को समझाकर चली गई। पुलिस प्रशासन जाते ही इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में रवीना खातून को ज्यादा चोटें आई हैं। फिलहाल चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमारा रसूल मियां। क्या वो घायल है आप लोग? हाँ, आप लोग कितने आदमी घायल है? 4 आदमी। कौन कौन, क्या नाम है? वो अलाउद्दीन, रवीना खातून, वो बशीरन खातून।
और एक यार मार हुआ है, वो बस तो अजमेरी कहाँ रहते आप लोग? सब चिरुदी कौन सा थाना है? बिरनी। कौन लोग मारे हैं? मारा है जमरुद्दीन, इस्माइल, आपको अख्तर, नूर मोहम्मद और असगर, राजा बाबू, मिराज और राजा थी जमरुद्दीन के माँ, जमरुद्दीन के माँ मारा है। अगर इस्माइल के परिवार मारा है, अख्तर के परिवार मारा है और नूर मोहम्मद के परिवार, सब मैंने लपेट के सबको। कब हुआ ये झगड़ा? 4 बजे हुआ। शाम को 4 बजे। हाँ, पुलिस आया था थाना से ने, पुलिस आया था, उन लोग समझा बुझा करके गया तो उन लोग बोलता है कि जाने दीजिए थाना वाला, तब देखो इसका क्या करते हैं इसके। तो हम आया तुरंत ही, छोटा बाबू बोले कि सर ऐसी बात है, आप लोग चल जाइए, हम लोग को मारपीट करें। बोल नहीं कोई बात नहीं है, हम समझा बुझा दिए हैं, थाना आएगा, दोनों बटे थाना आइए और थाना में जो है जो करना होगा कीजिएगा। अभी मारपीट कोई नहीं, क्यों नहीं झगड़ा झंझट मत कीजिएगा। हम लोग चुपचाप लगा दिए। मारने वाला कहाँ का रहने वाला है? मारने वाला वहीं बगले के गाँव। तो क्या चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ है थोड़ा माने गोबर घड़ा के लिए, माने गढ़ा जो बैल में रखते हैं ना, तो उस गोबर पानी रखता है, उसके लेकर के बस उतने ही बात करते हैं। पति पत्नी के बीच हुए मामूली से विवाद को लेकर डुमरी के बड़की बेरगी गांव निवासी विकास यादव की पत्नी खुशबू यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, वहीं मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डुमरी के बड़की बेरगी गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया गया कि विकास यादव की पत्नी खुशबू यादव की मौत हुई है। दोनों पति पत्नी के बीच मेहंदी लाने को लेकर झगड़ा हुआ था। पति के घर से बाहर निकलने के बाद खुशबू ने फांसी लगा ली। बताया गया कि दोनों की शादी को 12 साल हो चुके हैं और दोनों ने आपस में प्रेम विवाह किया था। इनके 2 बच्चे भी हैं। परिजनों ने कहा कि बेहद सामान्य सी लड़ाई के बाद गुस्से में आकर पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। टोकलाल यादव। कौन लगती थी? मेरी बहू लगती थी। आपकी बहू? हाँ, भतीज पुत्र। कहाँ कैसे क्या हुआ था? लोग अलग ही रहते थे, लोग कुछ मेहंदी मंगाए, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया लाने में, नहीं ला पाया, बारिश हो रहा था इसलिए अपने आप को गुस्सा कर लिया। कब हुआ ये? कल 2:30 बजे कुछ। क्या हुआ था? फांसी लगा ली। घर में या कहीं? घर में। पति घर में था, बच्चे लोग थे? नहीं, पति बच्चे लोग थे घर पे, अलग दूसरे रूम में थे। ये लोग फांसी लगा के दूसरे रूम में थे। बाहर गया था, फ़ोन आया इधर से, तो उसका लड़की का भाई है, वो गया और दरवाज़ा खोला था, वो फ़ोन किया था, आया। लड़की भाई भी उसके साथ ही रहते थे, उधर ही आता है, मतलब जीजा एक साथ थे। कब शादी हुआ था? कब से 10-12 साल हो गया। इनका मायके कहाँ है? मायके इसरी बाजार। फुटबॉल खेलने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से डुमरी थाना क्षेत्र के घनहरा गांव में 4 बच्चे घायल हो गए थे, जिसमें 12 वर्षीय विनोद कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डुमरी थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में वज्रपात से 4 बच्चे घायल हो गए थे। घायलों में से एक बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। रविवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि फुटबॉल खेलने के दौरान अचानक आसमानी कहर टूटा, जिसकी चपेट में आकर 4 बच्चे घायल हो गए थे। घटना में 12 वर्षीय विनोद कुमार की मौत हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्चे के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमचंद शाह है। कहाँ घर है? मेरा घर खसूटा है। कौन सा थाना? नावाडी थाना। क्या हुआ था? बच्चा खेलने के लिए जा रहा था,
और अचानक वज्रपात हुआ और वहीं थोड़ा मतलब नर्वस हो गया, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, एडमिट किए और 10-5 मिनट के बाद डॉक्टर बोल दिए कि उसकी मौत हो चुकी है। तो उसके बाद थाना वाला आए, थाना वाला फिर अपने अंदर में रात भर रखे और बोले सुबह ले जाना है पोस्टमार्टम के लिए। कितना दूरी में, घर से कितना दूरी में खेलने गया था? घर से 1/2 किलोमीटर स्कूल है, मध्य विद्यालय धनारा, उसी के बगल में फील्ड है, वहीं पे खेलने गया था, फुटबॉल खेलने गया था। कब हुआ था ये? कल 2 बजे लगा। 2 बजे? 3 बजे। क्या नाम है बच्चे का? बच्चा का नाम विनोद कुमार है। कितना उम्र है? 13 साल। गिरिडीह के युवाओं का एक समूह एक्सेलेटर्स, जिसका टैगलाइन है आपका अपना टेक बस्ता। इस समूह ने गिरिडीह के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान छेड़ रखा है। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई तरह के प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसका फायदा जल्द ही गिरिडीह वासियों को मिलेगा। एक्सेलरेटर्स ग्रुप यानी उत्साही युवाओं का एक समूह, जिसका टैगलाइन है आपका अपना टेक बस्ता। यह ग्रुप गिरिडीह में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। इस ग्रुप ने फ्री लर्निंग ऐप, व्हाट्सएप से कैब एवं राशन बुकिंग और वेबसाइट के तकनीक से गिरिडीह को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान छेड़ रखा है। पिछले दिनों इस ग्रुप की ओर से ही हैकाथॉन फॉर गिरिडीह प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें ऑनलाइन बड़ी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। उसके विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई है। हैकाथन के जो विजेताएं हैं उनके बारे में एक छोटा सा परिचय। काजल सिंह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक प्रेरणादायक कंप्यूटर विषय की शिक्षिका हैं, जिनका उद्देश्य है कि वे समाज में शिक्षा को बेहतर बनाएं। सिद्धार्थ सिंह दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई कर रहे युवा छात्र, जिन्होंने सैनिटाइज़र बनाने की नई तकनीक साझा की है, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सेलरेटर्स की कुछ और परियोजनाएं भी हैं, जो दिन प्रतिदिन के काम में काफ़ी मददगार साबित होंगी। साथ ही हमारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेंगे। इधर इस ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत योजना की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई तरह के प्लान लॉन्च किए गए हैं। जल्द ही इसका फायदा गिरिडीह वासियों को मिलने लगेगा। बताया गया कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर न सिर्फ लोगों को सहूलियत दिलाई जाएगी, बल्कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। फ्री लर्निंग ऐप, व्हाट्सएप से कैब और राशन बुकिंग और वेबसाइट की तकनीक से गिरिडीह करेगा आत्मनिर्भर का सपना पूरा। ढूंढने को आपदा में अवसर लेकर आए हम मेरे शहर। एक्सेलरेटर्स अपना टेक बस्ता ने पिछले माह एक हैकाथन का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य ये कोरोना काल में गिरिडीह के युवाओं के द्वारा गिरिडीह वासियों की समस्याओं का समाधान निकालना था। इस आयोजन के अंतर्गत हमें गिरिडीह शहर के सारे युवाओं की ओर से ढेर सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुई और उनमें से सबसे बेहतरीन प्रविष्टियों का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ही कठिन रहा। दूसरा है व्हाट्सएप ग्रॉसरी स्टोर। इसके तहत व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेकर आपके घर तक शुद्ध, स्वच्छ तथा सशक्त तरीके से आपकी घर तक सारा सामान पहुंचाया जाएगा। तीसरा है व्हाट्सएप एग्ज़ाम एक्सप्रेस कैब बुकिंग। बहुत ही ऐसे छात्र हैं जिनको परीक्षा केंद्र में घर से वहां तक जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वो समय पर परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए हम लोगों ने ये चालू किया है ताकि वो लोग पहले से ही अपने कार की बुकिंग कर लें और वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल समय से पहुंच सकें। अपने घर से लेकर एग्ज़ाम सीधा जाकर एग्ज़ाम सेंटर के सामने उतरे, उनसे वो लेट भी नहीं होंगे और वो अपना ज़्यादा समय भी नहीं गंवाएंगे। चैटबॉट से जुड़े रहने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 6205576236 नंबर पे। सेवाएं 15 अगस्त से शुरू होंगी। अधिक जानकारी के लिए www.xlr8rs.org पर आप जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में गिरिडीह के युवाओं
के लिए हैकाथॉन जैसे आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और गिरिडीह की जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होंगे। सारी डिजिटल सेवाएं 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर चालू की जाएंगी। धन्यवाद। शास्त्री नगर स्थित होंडा सर्विस सेंटर के आसपास के लोग गोबर के दुर्गंध और सड़ांत से परेशान हैं। लोगों ने बताया कि मोहल्ले में खटाल है और खटाल मालिक गोबर को रोड पर फेंक देते हैं, जिससे लोगों का उधर से गुजरना भी दूभर हो जाता है। वहीं इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और एसडीओ ऑफिस में आवेदन दिया है। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में होंडा सर्विस सेंटर के बगल में रहने वाले लोगों का इन दिनों जीना मुहाल हो गया है। यहाँ आसपास के खटाल से रिहायशी इलाके के बीच गोबर का ढेर लगाया जा रहा है, जिसके दुर्गंध और सड़ांध से लोग बेहाल हो गए हैं। बताया गया कि यहाँ बीच मोहल्ले में गाय भैंस का तबेला है। इस खटाल से गोबर रोड पर फेंक दिया जाता है और यहाँ पर रहने वालों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और एसडीओ कार्यालय में आवेदन भी दिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने पैसे से लगभग 25-30 हजार रुपये खर्च कर रोड की मरम्मती करवाई और भरवाया है, लेकिन यहाँ के गाय भैंस रखने वाले लोगों ने इस सड़क का बुरा हाल कर दिया है। पूरा सड़क टूट फूट गया है, वहीं गोबर से भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये खटाल वालों को गोबर फेंकने से मना करते हैं तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में अब यहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेप की दरकार है। प्रशासन से ही अब उम्मीद है कि इनकी दबंगई पर लगाम लग पाएगा। दिन में बरसात जब ऐसा होता है तो पानी तो पैदल चलाना, गाड़ी तो फिसलने का डर है, गाड़ी एक्सीडेंट करने का डर है। मना करने पर इन लोगों को मानते नहीं है कि आप लोग खटाल में कैसे आ गए, तो ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी। तो लोग क्या लीगल बसा हुआ है, अनलीगल बसा हुआ है? ये लोग बसा हुआ है लीगल, लेकिन जमीन इसका नहीं है। जमीन तो सरकार की है, नगर पालिका की जमीन। तो क्या इससे पहले और बदता था क्या? जिसे हम लोग जब से आए हैं, हम लोग का जमीन पड़ती था, ये लोग रखता था, तब हम लोग कही भाई अब हम लोग घर बना लिए हैं ना, कोई व्यवस्था करो। लेकिन ये लोग व्यवस्था करने के नाम पर कुछ नहीं। और देखिए दूसरे मोहल्ला से आके यहाँ गोबर करता है। पहले कम से कम 20,000 रुपया खर्चा करके पूरी रोड को हम लोग कंप्लीट कराए, नई मास्टर मंडल में। और इसके बाद देखिए रोड अब क्या हो गया कि पाइप और डंडे भी नहीं रख गए। कैसे हम लोग आ जा सकते हैं? ये तो स्वच्छता है कि जो गोबर से कितनी महामारी फैल रही है हर जगह। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को गोबर की व्यवस्थापन अलग करें। हम लोग जो हम लोग का ये बगल का रोड है, यहाँ से मेन रोड में ये सटेगा और इसके लिए हम लोग लिख करके अनुमंडल में भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से और ये आपका ये नगर आयुक्त के नाम से भी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। इसमें 300 फीट पीसीसी के लिए और एक छोटा सा पुलिया और बगल में नाली के लिए निकासी के लिए। अभी ये टेम्प्रोरी रूप से हम लोग इधर से आते जाते हैं। ये पूरा ज़मीन जो है ये गैर मजरूह आम जमीन है। खाता नंबर ये मौजा भंडारी डी है, खाता नंबर 7 है, प्लॉट नंबर 12 है, प्लॉट नंबर 12। ये 2 एकड़ नोट इसमें पूरा ये पार्क से लेकर के इधर है। पार्क जो बना हुआ है 1.5 एकड़ में लगभग पार्क बना हुआ है। और बाकी जो है सो ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर रात में तो पूरा गांव पूरा मेला लगा हुआ रहता है, जानवरों का पूरा भरा हुआ रहता है। अभी तो इधर से हम लोग टेम्प्रेरी रूप से इधर से लोग आते जाते हैं। अब इधर भी गोबर है, उधर भी गोबर है और बाहर से लोग ला करके सब गोबर यहाँ डाल दूसरे मोहल्ला से उस साइड में हम लोग इसको सरकारी विभाग को जो है सरकार को हम लोग इसकी सूचना दिए कि इस भयंकर महामारी कोविड-19 है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने स्वच्छता प्रति ध्यान दिया जाए और कम से कम ये सब जो है हम लोग को सबसे पहले ये रास्ता क्लियर कर दिया जाए। रास्ता हम लोगों का जो दिया हुआ है, जो जिसके लिए हम लोग आवेदन किए हैं पीसीसी सब के लिए, उसको जो है पता चला है कि नगर पालिका में उसका प्राकलन भी तैयार हो गया है। इसका ये पुलिया का, पीसीसी का 300 फीट और नाली का, और जो है सो इसके लिए हम लोग आवेदन किए हैं। लेकिन अभी तक फिर कोई कार्रवाई नहीं। कोई बोला जाता है कि फंड नहीं है और हम लोग इसे गोबर में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो स्थिति है कि इस भयंकर महामारी में कब बीमारी इधर फैल जाएगा। छिड़काव के लिए भी हम लोग बोले थे नगर पालिका से, कितना बार हम लोग अनुरोध किए कि इधर कोई छिड़काव उड़काव भी नहीं हो रहा है। यही है समस्या हमारी।
प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आपात बैठक झंडा मैदान में रविवार को संपन्न हुई। बैठक में विगत 16 माह से मानदेय नहीं मिलने पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। वही निर्णय लिया गया कि अगर 5 सितंबर तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। शहर के झंडा मैदान में रविवार को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आपात बैठक संपन्न हुई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता प्रवीण कुमार मिश्रा कर रहे थे। वहीं मौके पर बाबूराम सोरेन, कैलाशपति वर्मा, मोहम्मद महताब आलम, मोहम्मद इलियास अंसारी, मनोज कुमार वर्मा, खिरोधर महतो आदि मौजूद रहे। बैठक में मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा छाया रहा। बताया गया कि विगत 16 माह से इन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। मौके पर सरकार के उदासीन रवैया पर नाराजगी व्यक्त की गई। बताया गया कि 5 सितंबर तक मानदेय के भुगतान की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं होती है तो यहाँ के पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे और आंदोलन को बाध्य होंगे। आज दिनांक 23/8/2020 दिन रविवार को गिरिडीह झंडा मैदान में डिलेड एनसी प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रवीण कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से 16 माह से बकाया मानदेय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों द्वारा बतलाया गया कि सरकार के उदासीन रवैये से तंग आकर हम लोगों ने 15 अगस्त को सरकार से इच्छा मृत्यु की वरदान मांगे, परंतु झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा 10 दिनों का हमसे समय लिया गया कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस कारण हम लोगों ने उस आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया था। पुनः आज 10 दिन बीत जाने के बाद सरकार द्वारा कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। इस कारण से हम सभी वापस 5 तारीख तक अगर हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने को विवश होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि 16 माह से बिना मानदेय के विद्यालय में कार्यरत रहते हुए हम अपने आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस मंच के माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन करते हैं यथाशीघ्र हमारे मानदेय का भुगतान किया जाए। धन्यवाद। सीहोडी वार्ड 11 में एक लंगूर काफी वक्त से रह रहा था, जिससे मोहल्ले के लोगों को उससे काफी लगाव हो गया था। लंगूर के मरने के बाद स्थानीय वार्ड पार्षद ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लंगूर के मृत शरीर को पूरे क्षेत्र में कांधे पर लेकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए घूमे और फिर विधि विधान के साथ शिव पार्वती मंदिर के परिसर में लंगूर को सम्मान के साथ समाधि दे दी। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी वार्ड 11 में एक लंगूर काफी वक्त से रह रहा था। रविवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हालांकि वह उधम मचाकर लोगों को परेशान किया करता था, लेकिन लंबे वक्त से रहने की वजह से स्थानीय लोगों का उससे लगाव हो गया था। लंगूर के मरने के बाद स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता पंचम स्वर्णकार ने लंगूर को सम्मान के साथ विधि विधान से शिव पार्वती मंदिर के परिसर में समाधि दे दी। समाधि देने से पूर्व स्थानीय लोगों ने लंगूर के मृत शरीर को पूरे क्षेत्र में कांधे पर लेकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए घूमे। बाद में लोगों को दर्शन कराते हुए गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा की तरह कराकर मंदिर परिसर में मिट्टी दिया। इस मौके पर प्रमोद स्वर्णकार, जीतू चौधरी, पवन कुमार, भोलू, चंदन, धीरज, संजय, महेश स्वर्णकार, गणेश पांडे, प्रदीप बर्णवाल, विष्णु आदि लोग मौजूद थे।
बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सीओडी में हमारे हनुमान जी कल से हमारे यहाँ प्रांगण में बीमार थे और आज ग्रेड में उनका निधन हो गया। और दुख की भी बात है, फिर भी कलयुग में हनुमान जी का ही प्रकोप है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे प्रांगण में हनुमान जी का आज अगर निधन हुआ है तो हम लोग विधि पूर्वक रीति रिवाज करते हुए उनका समाधि का प्रयोजन कर रहे हैं और बढ़िया से जितना हो सकता है कर रहे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं, पूरे गाँव वासी हमारे जितने भी हैं। इसलिए मैं धन्यवाद तहे दिल से ऊपर वाले बजरंगबली करना चाहता हूँ। आज सीहोरी वार्ड नंबर 11 में अद्भुत चमत्कार के रूप में देखा गया। आज एक हनुमान जी जो है जो प्रतिदिन शनिवार और मंगलवार को चाहे जहाँ भी रहे लेकिन सीहोरी वार्ड नंबर का दौरा करते थे। मेरे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जिस प्राचीन मंदिर में हमेशा लंगूर बाबा जिसको हनुमान जी हम लोग कहते हैं वो यहाँ आते थे और बजरंगबली को देखने के बाद ये पूरा गांव का भ्रमण करते थे। आज वो बाबा जो है मेरा जो लंगूर बाबा जिसको हनुमान जी कहते हैं, आज उनका स्वर्गवास हो गया यहाँ पर सीओडी में ही। जो यहाँ अद्भुत लोग जो इसका सेवा करते थे, आज उस सेवा के तत्काल में आज सारे लोग इनका मृत्यु पर सारा लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कुछ इस मेरे वार्ड में अद्भुत चमत्कार होने वाला है कि आज दिन शनिवार है। आज शनिवार के दिन में इनका मृत्यु हुआ है तो सारे लोग गांव का इकट्ठा होकर के इनका जो है प्रदर्शन किया गया और समाधि के लिए एक कार्यक्रम कार्यस्थल स्थगित किया गया। उस कार्यक्रम में इनका समाधि किया जा रहा है। अगर गांव वालों का सारा लोग का यहाँ सहयोग रहा तो यहाँ एक अद्भुत मंदिर का आविष्कार किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ। इस बजरंगबली का आज का दिन में शनिवार को हुआ है। हम लोगों ने सारे गांव वाले लोग मिल करके आज इनका चमत्कार का हम लोग दर्शन किए हैं और यहाँ अद्भुत चमत्कार के लिए यहाँ हम लोग जो है इसका समाधि का काम कर रहे हैं। युवा कुशवाहा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को वनांचल कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 महीने तक संगठन विस्तार की गतिविधियां चलेंगी और जिले भर से समाज के युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा। युवा कुशवाहा समाज की एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक कालूराम मेमोरियल इंटर महाविद्यालय के परिसर में रविवार को संपन्न हुई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता केशव क्रांतिकारी ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि युवा कुशवाहा समाज आगामी 1 महीने में पूरे गिरिडीह जिले में घूम कर सदस्य बनाएगी और युवाओं को इस संगठन से जोड़कर उनके अंदर कुशवाहा चेतना का विकास करेगी एवं कुशवाहा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम करेगी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में दहेज, महिला उत्पीड़न जैसी बुराइयां बढ़ गई है, जिसके खात्मे के लिए तमाम युवाओं को आगे आना होगा। साथ ही कुशवाहा युवा समाज तमाम कुशवाहा के बीच एक नई चेतना का विकास करेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से सुमित मौर्य, पप्पू कुमार वर्मा, रंजन कुशवाहा, रूपेश वर्मा, विशाल वर्मा, सुबोध वर्मा, रोहित वर्मा, शिव कुमार, रामचंद्र कुशवाहा, महेश वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। युवा कुशवाहा समाज झारखंड 2020 में 2020 सदस्य पूरे जिले में बनाएगी और कुशवाहा समाज के छीन चुके गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का काम करेगी। जय कुशवाहा, नमो बुद्धाय। आज युवा कुशवाहा समाज का दूसरा बैठक गिरिडीह के वनांचल कॉलेज में रखा गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि युवा कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाए और सदस्यता ग्रहण का किया जाए। मैं सुमित राज मौर्य आज युवा कुशवाहा समाज का सदस्यता ग्रहण किया। आज कालूराम मेमोरियल कॉलेज में युवा कुशवाहा समाज का एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी युवा भाई सम्मिलित हुए और हम लोग ने निर्णय लिया कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं फैली हुई है वो सबको दूर करने के लिए, पूरा कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग ने आज ये बैठक रखी और हमारे अपने समाज को एकजुट करके एक नई दिशा देना है और आगे ऊंचाइयों तक ले जाना है अपने समाज को। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे। स्किल इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जिले में सरकारी स्कूलों में स्किल शिक्षक प्रशिक्षक की नियुक्ति हुई थी, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षक बहाली के नाम पर ठगी के मामले में सूचक को आरोपित बनाने पर न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है।
शिक्षा विभाग में शिक्षक और प्रशिक्षक बहाली के नाम पर हुई ठगी के मामले में सूचक को आरोपित बनाने पर न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है। मुफस्सिल पुलिस ने इस मामले के सूचक सह पीड़ित उत्तम कुमार को आरोपित बनाकर एसडीजेएम के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी कागजातों को देख पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपित को वापस लौटा दिया। सूचक की इस मामले में मिलीभगत को बताते हुए पुलिस न्यायालय रिमांड कराने गई थी। 40 लाख की इस ठगी के मामले में विभाग के कई अधिकारियों की मिलीभगत के सुराग हाथ लगे हैं। इन अधिकारियों को बचाने के लिए पुलिस सूचक पर भी ठगी का मामला दिखा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर समेत अन्य लोगों को नोटिस दी गई है। बता दें कि स्किल इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जिले में सरकारी स्कूलों में स्किल शिक्षक सह प्रशिक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसमें मनोज कुमार को निदेशक बनाया गया था। इसमें शिक्षक सह प्रशिक्षक बहाली के नाम पर 65 लोगों से 40 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इन शिक्षकों को काम करने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसे लेकर उत्तम कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करा। गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में सामान्य रूप से गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा के दूसरे दिन सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए हवन पूजन का आयोजन किया गया। हवन में नित्यानंद प्रसाद, डॉक्टर तारकनाथ देव के अलावे रिंकेश कुमार, शिव पूजन कुमार, नागेंद्र कुमार, अजित भदानी, ज्योति शर्मा, करणराज सिंह शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ हवन को पूर्णाहुति दी गई। पूजा को सफल बनाने में समिति के संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव के अलावे रिंकेश कुमार, शिव पूजन कुमार, नागेंद्र कुमार, अधिवक्ता चंदन सिन्हा, अजित भदानी, ज्योति शर्मा, करणराज सिंह, पिंटू बर्नवाल, सुरेश रजक, रविंद्र, कुंदन केसरी सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। बताया गया कि प्रतिमा विसर्जन सोमवार को किया जाएगा। हर वर्ष की तरह उत्साहित गणेश भक्तों ने इस वर्ष भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ किया। इस महामारी को देखते हुए यहाँ कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश से गणेश भक्तों ने यह वरदान मांगा है कि इस महामारी से जल्द भारत को मुक्ति दिलाएं, हम सबों को सुरक्षित करें। अब विशेष करके गिरिडीह की सामान्य जनता सबों को सुख और समृद्धि से सुसंपन्न करे। इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ भगवान गणेश की आज द्वितीय पूजा संपन्न हुआ। कल द्वितीय पूजा में हवन
का जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त की गई है। कल भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन मानसरोवर तालाब में। इधर हुट्टी बाजार स्थित साहू सदन में भी निशांत गुप्ता के नेतृत्व में खूब विधि विधान से पूजा पाठ की गई। इसी तरह कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन शहरी क्षेत्र के विभिन्न घरों में भी सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए हवन पूजन आयोजित किया गया, जिससे माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुहर्रम में जुलूस निकालने पर लगी रोक, मुफस्सिल थाने में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। पदाधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, लिए गए आवश्यक निर्णय। वनांचल कॉलेज परिसर में कुशवाहा युवा समाज की बैठक संपन्न। संगठन विस्तार की बनी रणनीति, 1 महीने तक अभियान चलाने का लिया गया फैसला। एक्सीलेटर्स ग्रुप करेगा गिरिडीह को आत्मनिर्भर, हैकथॉन प्रतियोगिता के साथ की थी धमाकेदार एंट्री। आपका अपना टेक बस्ता टैगलाइन के साथ क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार हो चुका है युवाओं का समूह। और गणेश उत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न पूजन स्थानों पर आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान। सामान्य ढंग से हुई पूजा अर्चना, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।